हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स में आज हम कर रहे हैं एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। सो जो हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वही सीरीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं फॉलो। तो जितने भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड आपको ये बताना है कि आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हमने किए, कितने क्वेश्चन है, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही गए, राइट, एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हो गए हैं गलत। ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्या है क्वेश्चन 1? What mark the onset of adolescence in human? Yes, what mark the onset of adolescence in human? इसका क्या मतलब है मैम? Yes, इसका क्या मतलब है मैम? बेटा इसका क्या मतलब है कि देखो, जब भी हम एडोलेसेंस के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सी एज होती है हमारी। यस, एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कब हम बोलेंगे किसी ह्यूमंस में कि हाँ उनका एडोलेसेंस वाला पीरियड चल रहा है? बर्थ के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, इन्फेंसी के टाइम पे, जब बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर 2 साल तक की जो एज होती है दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी एज, ठीक है, या फिर ओल्ड एज में बोलेंगे कि भाई ये तो एडोलेसेंस है। यस, सो ह्यूमन में एडोलेसेंस वाला जो पीरियड है वो कब आता है? यस, ऑनसेट ऑफ बर्थ, प्यूबर्टी, इन्फेंसी या फिर ओल्ड एज, कब हो जाएगा? दैट इज प्यूबर्टी। एडोलेसेंस कब हमें को पता चलता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी क्या है? जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में अलग चेंजेस होते हैं, बॉयज में अलग चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसको? प्यूबर्टी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी दैट इज प्यूबर्टी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Which hormones is primarily responsible for change during adolescence? Yes, adolescence के टाइम पे हमारी बॉडी में किस हॉर्मोन्स में चेंज आता है? यस, किस हॉर्मोन्स में चेंज आता है बेटा? हमारे पास ऑप्शन है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन या फिर सेक्स हार्मोन। जल्दी बता दो किस हार्मोन में चेंज आता है ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखो एडोलेसेंस क्या है? जहां पे हमारी बॉडी में, ऑफ कोर्स, चाहे हम कौन से चेंज के बारे में बात कर ले, ऐसे चेंज जो हमें दिखाई देते हैं या फिर ऐसे चेंज जो हमें दिखाई नहीं देते, हर टाइप के चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। जब एक ह्यूमन बीइंग का एडोलेसेंस पीरियड चल रहा होता है तो उस वक्त सबसे प्राइमरली अगर कोई हार्मोन चेंज होता है सो दैट इज कॉल्ड सेक्स हार्मोन, ठीक है, जहां पे बच्चों में, ठीक है, उन एडोलेसेंस में सेक्सुअलिटी वाली फीलिंग आ जाती है। सो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बेटा? सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Which changes is considered as a secondary sexual character in girl? इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? देखो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है। हमको क्या बताना है बेटा? हमको बताना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ऑप्शंस है मेंस्ट्रुएशन, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, वॉइस बॉक्स डेवलपमेंट या फिर फेशियल हेयर। यस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या होता है? सो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, ये हमारा, ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताता है। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। What is the term for the monthly discharge of blood in females? फीमेल्स में हर 28 से 45 डेज के बीच में, ठीक है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है इन फीमेल बॉडी। उसको क्या कहते हैं हम? मेनोपॉज, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन या फिर ओव्यूलेशन। यस, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो एडोलेसेंस में यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे ही आती है, ये फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? मेंस्ट्रुएशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन यहां पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज? इसमें से कौन सा साइन प्यूबर्टी का नहीं है, यानी कि एडोलेसेंस के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं वो नहीं है, राइट? सो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डीपनिंग ऑफ वॉइस या फिर ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर। यस, बता दो फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज? बॉयज के बारे में बात की जा रही है ना? तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये बॉयज में चेंजेस नहीं है, ये किस में चेंजेस होते हैं? ये गर्ल्स में चेंजेस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज द एडम्स एप्पल एसोसिएटेड विद? एडम्स एप्पल किससे एसोसिएट होता है? ग्रोथ ऑफ बोन्स, वोकल कॉर्ड, फेशियल हेयर या फिर टीथ डेवलपमेंट? यस, क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? बता दो जल्दी, क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बता दो। जो एडम्स एप्पल होता है बेटा, वो किससे एसोसिएटेड होता है? वो वॉइस बॉक्स से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जब प्यूबर्टी का टाइम होता है तो बॉयज में क्या होता है, उनका जो वोकल कॉर्ड है, उनका जो वॉइस बॉक्स है, वो एनलार्ज होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो आवाज है ना, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वोकल कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट कॉजेज एक्ने एंड पिंपल ड्यूरिंग एडोलेसेंस? किसकी वजह से एडोलेसेंस के टाइम पे एक्ने और पिंपल आ जाते हैं? तो आई होप क्या, आई नो कि बहुत सारे बच्चे ये फेस करते हैं, है ना, कि उनके चेहरे पे बहुत छोटे छोटे से पिंपल आ जाते हैं, एक्ने वगैरह हो जाते हैं। सो ये एडोलेसेंस का एज ही ऐसा है जिसमें ये बताता है कि हाँ भाई, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर चेंजेस। ठीक है, सो व्हाट कॉज, किसकी वजह से ऐसा हो जाता है? यस, बताइए फटाफट से, किसकी वजह से ऐसा हो जाता है? वाटर रिटेंशन, पुअर डाइट, हार्मोनल चेंज या फिर लैक ऑफ स्लीप? किसकी वजह से होता है? तो हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से एडोलेसेंस के टाइम पे पिंपल और एक्ने आना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इससे घबराने वाली या फिर ऐसा शेम करने वाली चीज नहीं है ये। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आयरन इन द एडोलेसेंस बॉडी? यस, आयरन का फंक्शन क्या है एक एडोलेसेंस की बॉडी में? जल्दी बता दो, आयरन का फंक्शन क्या होता है एक एडोलेसेंस की बॉडी में? क्या करता है आयरन, बताओ? बिल्ड मसल्स, वो मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है। एनहांस मेमोरी, ये हमारी मेमोरी को एनहांस करने का काम करता है। या फिर फॉर्म ब्लड या फिर इंप्रूव आईसाइट, क्या काम करता है? यस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आयरन? सो द मेन फंक्शन ऑफ आयरन इज टू फॉर्म ब्लड इन द एडोलेसेंट बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में, एडोलेसेंट की बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है आयरन। कहते हैं ना, आयरन की कमी हो गई है। ठीक है, दैट मींस ब्लड की कमी हो गई है अल्टीमेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। यस, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच प्रैक्टिस हेल्प मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन? कौन सी यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करता है? राइट, सो यूजिंग डर्टी क्लॉथ, यूजिंग रीयूजेबल पैड, अवॉइडिंग बाथिंग या फिर शेयरिंग पैड? यस, किससे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को क्या कर सकते हैं? यस, जल्दी बता दो, किससे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं? कौन सी प्रैक्टिस से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं? यस, जल्दी जल्दी जल्दी, यही क्वेश्चन है ना हमारा। विच प्रैक्टिस हेल्प मेंटेन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन? यूजिंग डर्टी क्लॉथ नहीं, डर्टी क्लॉथ यूज करने से तो फिर काम नहीं बनेगा, है ना, काम बिगड़ जाएगा। फिर ये यूजिंग रीयूजेबल पैड, नो, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी शेयरिंग पैड को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉन यूजेबल होगा वो,
यूजिंग रीयूजेबल पैड इज अगेन नॉट अ हाइजीन थिंग, है ना. यूजिंग डर्टी क्लॉथ इज ऑल्सो नॉट अ हाइजीन थिंग. अवॉइड बाथिंग, तो ऑफकोर्स वो हाइजीन में हमारा नहीं आता है ना. शेयरिंग पैड, तो नॉर्मल अगर हम पैड को शेयर करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, है ना, तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो सकता है. ठीक है, जैसे कि देखो आज भी बहुत सारे लोग जो है अगर हम गांव वाले एरिया की बात करें जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, वो पैड वगैरह यूज नहीं करते. ठीक है, तो वो अभी भी कपड़ों से काम चलाते हैं. तो इन दैट केस शेयरिंग पैड आई थिंक इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, है ना, तो ये करना चाहिए. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्या आपने भी यही टिक किया था? बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी. नाउ नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द टर्म सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज को रेफर करता है यहाँ पे? यस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज को रेफर करता है यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इमोशनल ट्रेट्स, फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग मेल्स एंड फीमेल्स, या फिर न्यूट्रिशनल नीड. सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज मेल एंड विच बॉडी इज फीमेल. ठीक है, कि कौन सी मेल की बॉडी है एंड कौन सी फीमेल की बॉडी है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. फीचर्स डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स, इसी की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. व्हिच विटामिन डिफिशियंसी में लीड टू द ब्लड रिलेटेड इश्यूज इन एडोलेसेंस गर्ल? यस, किस विटामिन की वजह से ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं गर्ल्स में? जल्दी बता दो, किस विटामिन की वजह से ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं गर्ल्स में? जल्दी बताओ. दैट इज विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी. क्या हो जाएगा? यस, सो इट इज बेटा विटामिन B12 डिफिशियंसी. इसकी वजह से गर्ल्स में ना एनीमिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है. एनीमिया इज ब्लड डिसऑर्डर. ठीक है, एनीमिया को हम क्या कहते हैं? दैट इज ब्लड डिसऑर्डर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आ जाते हैं. सो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राष्ट्रीय किशोर अवस्था, ठीक है, कार्यक्रम? KRKSK, क्या मतलब है इसका? यस, इसका क्या मतलब है? क्या चीजें हमको बताते हैं? प्रमोट फार्मिंग, प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रमोट एडल्ट लिटरेसी एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. इसका क्या काम होगा बेटा? तो बेसिकली ये जो योजनाएं हैं जो बनाई गई हैं, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई हैं. किसको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इन एडोलेसेंट. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Which of these is a healthy coping mechanism for mood swings? Yes, देखो mood swings के बारे में तो आप सबको पता है ना. Now which of these is a healthy coping mechanism for mood swings? So skipping meals, ये कर दो, या फिर playing video games and games non-stop, engaging in sports or music, avoid all interactions. क्या करना चाहिए भाई? Yes, क्या करना चाहिए हमको? हाँ, अगर मूड स्विंग्स की बात है, ठीक है, सो जो भी आपको गेम्स पसंद है ना, जो भी आपको म्यूजिक पसंद है, जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप उसमें खुद को एंगेज कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान उधर की साइड रहे. ठीक है, आप इधर उधर की बातें ना सोचे और आपका मूड स्विंग्स भी कम हो. राइट, सो फॉर दिस क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे, दैट इज एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स और म्यूजिक. ओके, चलो बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इमोशनल चेंज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस? यस, क्या मेन रीजन है कि भाई एडोलेसेंस के टाइम पे ना इमोशनल चेंज बहुत होता है. लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, है ना, एंड बहुत जल्दी वो दुखी भी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं. ठीक है, यू ऑल नो
है ना, कि इसी एज में, है ना, बहुत सारे बच्चों के ब्रेकअप एंड वो उसी में ही बह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? देखो इस एज में क्या होता है, इंक्रीज इन स्लीप, हम ज्यादा सोना कर देते हैं, नहीं भाई, सोना तो कम कर देते हैं इस एज में, है ना। इंक्रीज इन सेल साइज, हमारी बॉडी के जो सेल साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी नहीं है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, तो वो तो देखो लैक ऑफ इंटरेस्ट तो हो जाता है, ये बात तो है, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट रीजन, ठीक है। इतना इमोशनल क्यों हो जाता है बच्चा एडोलेसेंस एज में? क्योंकि उनकी उसकी बॉडी में जो हार्मोन्स है ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तभी तो कभी आप अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो किसी चीज को लेके, एंड सडन में एक कोई बात कह देता है और पूरा मूड आपका चेंज हो जाता है। सो दैट इज द हार्मोनल फ्लक्चुएशन, ठीक है, जो बॉडी में कंटिन्यूएशन में होता रहता है एडोलेसेंस की एज में, ओके। सो इसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है ना, एंड आप बहुत ज्यादा इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं या फिर डिटैच भी हो जाते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, दैट इज हार्मोनल फ्लक्चुएशन, इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, जल्दी बता दो भाई, क्या आप भी सही सही आंसर कर रहे हैं? जल्दी बता दो, क्या आप भी सही सही आंसर कर रहे हैं? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड एडोलेसेंट सेज टू अवॉइड एडिक्टिव सब्सटेंसेस? अगर आपको अगर आपको कोई एडिक्टिव सब्सटेंसेस देगा तो आपको क्या बोलना है? जल्दी बताओ, बोलो बोलो, क्या बोलोगे आप? अगर कोई आपको एडिक्टिव सब्सटेंस देता है तो क्या रहेगा आपका जवाब? बताओ। मे बी, ठीक है, हाँ दे दो, अगर देना है तो दे दो, ऐसा कुछ, या फिर नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मम्मी है बाद में, या फिर हाँ ठीक है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, या फिर आप बोलोगे नो। क्या बोलोगे? जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है नो, हमें नहीं करना ये सब, ठीक है, हमें कोई ड्रग्स नहीं चाहिए, हम कोई सिगरेट कोई ड्रिंक कुछ नहीं, इन सब में से किसी के भी हम एडिक्टिव नहीं होंगे। तो सीधा आपका जवाब क्या होना चाहिए बेटा? सीधा आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ठीक है। बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी, नहीं बोलना है। क्या बोलना है? नहीं बोलना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी, नो इज द करेक्ट आंसर, और यही करेक्ट होना चाहिए आपके साथ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच गवर्नमेंट हेल्पलाइन हेल्प विद ड्रग डी एडिक्शन? अगर देखो कोई एडिक्ट हो जाता है ड्रग से, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है जहां पे उनसे उनको क्या किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है ना, रिहेबिलिटेशन होता है उनका। तो किस नंबर पे कॉल करना चाहिए बता दो, नंबर आपको पता होना चाहिए, यस। कौन से नंबर पे कॉल करें ताकि हमको गवर्नमेंट की हेल्प मिल सके, डी एडिक्शन हो सके? अगर कोई बहुत ज्यादा एडिक्टेड है तो क्या हो जाएगा? 101, 1446, 108 या फिर 1098, यस। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा? सो डी एडिक्शन गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1446। क्या हो जाएगा? 1446, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इतनी इंफॉर्मेशन तो देखो आपको होनी चाहिए। क्या इतना क्लियर है? यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज पर्सनल हाइजीन स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस? एडोलेसेंस के टाइम पे पर्सनल हाइजीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, सिर्फ हम एडोलेसेंस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डेज में या फिर जैसे आप एडोलेसेंस की पहले की एज की बात करो या फिर एडोलेसेंस की बाद की एज की बात करो, आप अपने एडल्टहुड के बारे में बात करो, तो हर टाइम हमको मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है, नॉट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आई एम रियली सॉरी, नॉट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हमें जो अपना हाइजीन है वो मेंटेन करना चाहिए। क्यों? टू लुक गुड, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, टू अट्रैक्ट पीयर्स और टू फील कॉन्फिडेंट। देखो चाहे आप किसी भी एज में अगर गंदे संदे बने रहोगे तो आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपको इन्फेक्शंस हो जाएगा, है ना। सिर्फ एडोलेसेंस की एज ही ऐसी थोड़ी है जहां पे हमको बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। हर एज में आपको खतरा है अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो। सो टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, हर एज में आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय, ठीक है। डेली डेली नहाना है, ब्रश करना है, ठीक है, गंदे में नहीं रहना, गंदे गंदे कपड़े नहीं पहनने, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला कि गंदे कपड़े नहीं पहनने तो हर दिन बिल्कुल ऐसा कूल बन जाओ, नहीं नहीं हम तो एस्थेटिक ही रहेंगे, एस्थेटिक बन के रहेंगे, है ना, ऐसे कपड़े पहनेंगे, तो ऐसा भी नहीं। साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, इन्फेक्शन से बचना है आपको, ठीक है, बीमारियों से बचना है आपको। सो टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ताकि इन्फेक्शन से हम बच जाए, इसी वजह से हमको अपना जो हाइजीन है वो मेंटेन करना चाहिए किसी भी एज में, हर एक एज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज साइबर बुलिंग?
यस क्या आपने साइबर बुलिंग के बारे में सुना है बेटा? जल्दी बता दो, व्हाट इज साइबर बुलिंग? क्या आपने साइबर बुलिंग के बारे में सुना है? पोस्टिंग मोटिवेशनल कोट ऑनलाइन, ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन, ऑनलाइन हरासमेंट, लर्निंग वाया वीडियोस। यस साइबर बुलिंग क्या होता है? देखो किसी को ऑनलाइन हरास करना, किसी को ऑनलाइन हार्म करना, जो आजकल बहुत चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, खास करके जैसे कि यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इवन व्हाट्सएप, लोगों का व्हाट्सएप हैक हो जाता है ना, फेसबुक हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, ठीक है। या फिर आपने बहुत सारा देखा है ना कि लोग ये जो आप ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह करते हैं वहां पे कितने स्कैम्स होते हैं, ठीक है। वो स्कैम्स प्लस कोई आपको परेशान कर रहा है ना, ऑनलाइन डिजिटली, ठीक है। और तो यही सारी चीजें क्या कहलाती है? दीज आर कॉल्ड साइबर बुलिंग, ठीक है, जहां पे ऑनलाइन हरासमेंट होता है, ऑनलाइन किसी को हार्म किया जाता है थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। क्लियर? इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई साइबर बुलिंग आपको कर रहा है तो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है, साइबर बुलिंग इज ऑनलाइन हरासमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड? बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का पर्पस क्या है? यस बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का पर्पस क्या है? टू सेव मनी, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल फ्लो, एनवायरमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल, या फिर क्विक ड्राइंग। सी कितने सारे गर्ल्स हैं, कितनी सारी फीमेल्स हैं, राइट? हमारे सिर्फ अगर हम अपने ही कंट्री के बारे में बात करें तो बहुत सारी फीमेल्स हैं, ठीक है। अब फीमेल्स हैं तो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन है तो वो पैड यूज करेंगे। अब सोचो अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो पैड यूज किया जाता है अगर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, सोच रहे हो, अगर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कचरा बन जाएगा, है ना, पहाड़ बन जाएंगे उसके। एंड वो फिर बाद में देखो उसमें से जो जर्म्स उस पे जाएंगे, फिर वहां से अलग अलग जगह पे जाएंगे, पानी में जाएगा, तो कितना ज्यादा सारा सिनारियो जो है वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो बहुत सारे पैड अभी तक आए हैं दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि डिग्रेड नहीं होते। तो पर्पस क्या है बायोडिग्रेडेबल पैड्स बनाने का? ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं कि हम अपनी सेफ्टी के लिए वी आर यूजिंग पैड एंड बाद में पता चलता है कि वो पैड तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, तो फिर वो भी तो हमें हार्म ही करेगा अल्टीमेटली। आज हमारी बॉडी के अंदर उसका जर्म्स नहीं जा रहा है, ठीक है, आज हमने अपने लिए सेफ्टी देख ली, बट अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आफ्टर 10 इयर्स वो हमको हार्म करेगा। आज नहीं करेगा, 10 साल बाद करेगा, आपको नहीं करेगा, ठीक है, आपकी जनरेशन को परेशान करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बायोडिग्रेडेबल पैड, क्योंकि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो तो चलना है, वो तो बंद नहीं होना है ना, तो उसको तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन हम ऐसे पैड बना सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रीड करें फटाफट से। क्वेश्चन 20 हमारा क्या है बेटा? यस क्वेश्चन 20 क्या है? व्हाट शुड एडोलेसेंट डू व्हेन इमोशनली कंफ्यूज्ड और प्रेशर? यस अगर कोई एडोलेसेंट जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इमोशनली कंफ्यूज है या फिर प्रेशराइज है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, इग्नोर कर दें जिस बात से वो प्रेशराइज हो रहा है उस बात को, सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम ट्रस्टेड अडल्ट्स, या फिर अवॉइड एवरीवन। सी इस एज में इमोशनल ट्रॉमा है ना, कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा बच्चा प्रेशराइज हो जाता है, इवन पीयर प्रेशर्स भी इस एज में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड बच्चे क्या करते हैं, या तो क्विक डिसीजन ले लेंगे या फिर उनको लगता है कि नहीं भाई मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, चाहे बाद में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी क्यों ना हो। तो आपको ये नहीं करना है। इफ यू आर गोइंग थ्रू द इमोशनल कंफ्यूजन या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज है, तो आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, ठीक है, आपके कजन्स हो, है ना, कोई भी हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिन पे आप बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, एक बार उनसे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या पता आप जो सोच रहे हो वो अभी आपके लिए बेनिफिशियल हो, बट कुछ टाइम के बाद वो आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो पीयर प्रेशर में आके, प्रेशराइज होके, कंफ्यूज होके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है,
ठीक है, थोड़ा सा आपको रुक के अपने बड़ों से कंसल्ट करना है एंड तभी आपको कुछ भी जो भी आपको डिसीजन लेने हैं आप वो कर सकते हैं, राइट। सो सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम ट्रस्टेड एडल्ट्स, देखो चुप हो रह जाना या फिर इग्नोर कर देना या फिर सबको अवॉइड करना कि भाई ये जो बोल रहा है ये गलती है या फिर ये मेरे बारे में नहीं सोचता है ना, इसको क्या पता कि मेरा क्या ट्रॉमा है, ये भी सोचना गलत होता है। क्योंकि अगर कोई आपसे बड़ा है ना तो जो ट्रॉमा आप झेल रहे हो ऑलरेडी उसने झेला होगा ना, तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मे बी उसने भी वही सेम गलती की होगी जो आज आप करने के लिए जा रहे हो, तो वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। सो इसीलिए अवॉइड करना इज नॉट गुड, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक गुड थॉट नहीं है, है ना, अच्छी सोच नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए अपने से बड़ों से या फिर जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो उससे। ओके, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट conspicuous visible change that occur boys during the puberty change, boys में सबसे ज्यादा changes क्या दिखते हैं हमको प्यूबर्टी के टाइम पे? डेवलपमेंट इन अ वॉइस बॉक्स, इंक्रीज इन हाइट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या फिर इंक्रीज स्वेटिंग, क्या हो जाता है बॉयज में? यस, बॉयज में सबसे आपको ज्यादा चेंजेस क्या देखने के लिए मिलता है? जल्दी बता दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सी, उनमें हाइट भी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है पहली चीज, बट स्टार्टिंग में ना इतनी तेज हाइट नहीं बढ़ती जितनी तेज उनकी आवाज चेंज हो जाती है। सो डेवलपमेंट इन वॉइस बॉक्स, ठीक है, सबसे ड्रास्टिकली अगर कोई चेंज होता है तो पहले आवाज चेंज होती है एंड देन हाइट में चेंज आता है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 22, एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, क्यों उनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए? बिकॉज प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन्स, proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body, adolescents feel hungry all the time, taste bud are developed in the teenagers। क्या, क्यों उनको अपने खाने पीने का, ठीक है, अपने मील का इतना ध्यान देना चाहिए? बताओ जल्दी जल्दी। क्योंकि देखो एडोलेसेंट एक ऐसी एज है जहां पे बहुत रैपिड ग्रोथ होती है ना, और अगर हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो जो चेंज हमारी बॉडी में आना चाहिए था, जो ग्रोथ हमारी बॉडी में आनी चाहिए थी, वो ग्रोथ नहीं हो पाती है, राइट। सो प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, राइट। सो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स, वुमेन्स में रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट हो जाती है? ठीक है, जब मेंसुरेशन स्टार्ट होता है या फिर जब ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग या फिर जब बॉडी वेट इंक्रीज होता है या फिर जब हाइट इंक्रीज हो जाता है। यस, रिप्रोडक्टिव एज विमेन की कब आती है बेटा? तो एक विमेन की रिप्रोडक्टिव एज तब आती है जब उसका मेंसुरेशन साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जब उसका मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज फॉर विमेन। एंड जब वो मेंसुरेशन साइकिल खत्म हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव एज भी खत्म हो जाती है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मेंसुरेशन स्टार्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ, कौन सा इसमें से राइट मील होना चाहिए एडोलेसेंट के लिए? चिप्स, नूडल्स, कोक, चपाती, दाल, वेजिटेबल, राइस, नूडल एंड बर्गर, वेजिटेबल, कटलेट, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक, क्या होना चाहिए? एक बढ़िया मील क्या होना चाहिए जिससे बॉडी में अच्छा ग्रोथ हो, ठीक है, हम हेल्दी रहे, सारी चीजें देख के डाइट बताना अपनी, ठीक है, दैट इज चपाती, दाल एंड वेजिटेबल, ठीक है, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल इज द बेस्ट मील, आपको ये खाना चाहिए, ठीक है, आपको ये खाना चाहिए अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए अपनी बॉडी की तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, व्हिच स्टेट्स फॉलो दी सूची स्कीम, बता दो कौन से स्टेट इस सूची स्कीम को फॉलो करता है? कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल, कौन सा स्टेट हो जाएगा? अच्छा, ये स्कीम पहले क्या है वो जान लो, ठीक है, ये स्कीम पहले क्या होता है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले तो ये बता दो वो स्कीम क्या है, हाँ वो स्कीम क्या है। तो इसमें इस स्कीम में क्या बताया जाता था, लोगों को अवेयर किया जाता था अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन,
ठीक है, तो सबसे पहले किस स्टेट ने ये स्कीम चलाई? दैट इज कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल? कौन सा हो जाएगा? इट इज कर्नाटका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following is not a change seen during adolescence? इसमें से कौन सा चेंज एडोलेसेंस के टाइम पे हमको मतलब नहीं होता हमारी बॉडी में वो चेंज? ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट, इंक्रीज इन हाइट, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा चेंज नहीं होता है एडोलेसेंट के टाइम पे? सी, हेयर आना इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग द एडोलेसेंट। ठीक है, हमारी हाइट बढ़ती है, दैट इज ऑल्सो कॉमन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होते हैं इसी टाइम पे, बट बोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, बोन्स का फॉर्मेशन इस टाइम पे नहीं होता, वो ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मेंसुरेशन टिपिकली अकर। ठीक है, फीमेल बॉडी में मेंसुरेशन कब होता है? वंस अ ईयर, वंस अ वीक, एवरी वीक, वंस इन अ मंथ या फिर ट्वाइस इन अ मंथ? कब होता है? तो हर मंथ में मेंसुरेशन होता है। अभी साइकिल बताया था ना, दैट इज 28 से लेकर 45 डेज के बीच का साइकिल होता है। ठीक है, नॉट 28, किसी किसी फीमेल में ना पता है 22 भी होता है। मतलब फर्स्ट अभी आया एक दिन हो गया, फिर आफ्टर 22 डेज उनका फिर से मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या होता है? मेंसुरेशन साइकिल चलता रहता है। अलग अलग फीमेल्स में, अलग अलग बॉडी में अलग अलग डेट होते हैं। ठीक है, सो 22 से 45 दिन का टाइम होता है। तो हर एक मंथ कॉमन जो है वो 28 दिन माना जाता है। ठीक है, सो एक मंथ में एक ही बार होता है, और डेज भी सबके अलग अलग होते हैं। मिनिमम हम मान के चलते 4 से 5 दिन। ठीक है, सो वंस इन अ मंथ। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, दैट इज वंस इन अ मंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ। इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी किसका पार्ट है? इन्फेंसी या फिर एडोलेसेंस, चाइल्डहुड या फिर एडल्टहुड? So emotional and intellectual maturity is also a part of adolescence. ये भी हमारे adolescence का ही पार्ट है। ठीक है, adolescence के टाइम पे ना बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं, एंड मैक्सिमम चीजें हमारे बॉडी में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द adolescence। ठीक है, फिर बाद में तो हम उस चीज को कैरी करते रहते हैं। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन 29, which of the following is a secondary sexual character in boys? इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है बॉयज में? अब तो आप बता दोगे, हाँ आसान क्वेश्चन आ गया। सो डेवलपमेंट इन ओवरीज, डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर या फिर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट? तो ओवरीज, यूट्रस एंड ब्रेस्ट ये तीनों की तीनों फीमेल्स का है ना। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स जो है, ठीक है, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ये बॉयज का केस है। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। ठीक है, दैट इज ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 30, एक्ने एंड पिंपल आर कॉमन ड्यूरिंग द एडोलेसेंट। एक्ने एंड पिंपल कॉमन होते हैं क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, इंक्रीज ऑयल सिक्रीशन फ्रॉम स्किन, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड या फिर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ टीयर ग्लैंड। क्यों कॉमन है भाई? यस, क्यों कॉमन होता है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ना हमारी जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, बहुत ज्यादा वो ऑयल सिक्रीट करती है। ठीक है, सो क्वेश्चन 30, विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज इन ऑयल सिक्रीशंस फ्रॉम स्किन। ओके, 30 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 30 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसी के साथ सारे के सारे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं सॉल्व। 30 के 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं सॉल्व। नाउ आपको कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही हुए एंड कौन से क्वेश्चन में आपसे गलती हो गई। ओके, एंड क्या अब जब मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में आया या फिर अभी भी आपका डाउट है, ये भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।